चंदनपुर एक छोटा गांव था। उस गांव में दो बहनें नीता और रीटा रहती थीं। नीता गणेश जी की भक्त थी। हर रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करके वो पहले गणेश जी की पूजा करती थी और बाद में वो घर का काम करती थी। वो दिखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन घर के सभी कामकाज में बहुत निपुण थी। उससे उल्टा रीता दिखने में जैसे रूप का खजाना थी और उसे अपने रूप पर बड़ा घमंड था। नीता और रीता का घर एक ही गांव में था। नीता के पति अमर की छोटी सी किराने की दुकान थी, जबकि रीटा का पति करण गांव के सरपंच का बेटा था और उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन नीता का पति शाम को घर आया तो उसे बहुत बुखार था। वो घर आके सीधा बिस्तर पर लेट गया। अरे, ये आपको अचानक क्या हो गया? पता नहीं, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पूरा बदन दर्द कर रहा है। नीता ने देखा तो अमर को जोरों का बुखार था। उसका बदन तप रहा था। वो बोली, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मैं नहीं चल सकूंगा। नीता ने पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर के पास से दवाइयाँ लेकर अमर को दी। काफी दिन होने के बाद भी जब अमर की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया तो सुनते हो, अब घर में राशन खत्म होने आया है और हमारे पास कोई बचत भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हाँ, मेरी दुकान भी चलाने वाला कोई नहीं है जिससे हमें थोड़ी आमदनी मिले। मैं सोचती हूँ मैं मेरी बहन रीटा के पास जाऊं और उससे कुछ रुपए उधार लेकर आऊं, तो हमारा थोड़ा दिन और गुजारा हो जाएगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे। नीता काफी उम्मीद लेकर रीटा को मिलने उसके घर जाती है। अरे नीता, तुम, क्या बात है, आज अचानक कुछ काम है? नीता को रीटा का स्वर कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर भी नीता ने रीटा को अमर की बीमारी और घर के हालात के बारे में बताया। फिर बोला, मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है। रीटा, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? क्या बताऊं नीता, हमारे भी पैसे सारे जगह फंसे हुए हैं। उधारी के पैसे कोई देता ही नहीं है। मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं तेरे जीजा जी से पैसे मांगू। तुम ऐसा करो, अपने गांव जाकर चंदू भैया से पैसे ले आओ। नीता अपनी बहन रीटा की बातों का यकीन कर लेती है और अपने भाई के घर की ओर चल पड़ती है। चलते चलते वो एक जंगल जैसे रास्ते से जब गुजरती है तो वहाँ एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने बैठ जाती है। तभी एक छोटा 12-13 साल का मोटे से पेट वाला बालक आकर, माता, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? नीता ने अपने भाई के लिए थोड़ी मिठाई ली थी। उसमें से एक टुकड़ा उसने वो बालक को दिया। बालक वो टुकड़ा लेकर खुश होता हुआ वहाँ से चला गया। अरे, बहुत देर हो गई, अब मुझे चलना चाहिए। ऐसा कहकर वो भागती हुई अपने भाई के घर पहुँची। नीता को यकीन था कि उसका भाई उसे जरूर पैसे देगा। वो अपने भाई के घर पहुँचने के बाद, कैसे हो भैया? ये लो, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। अरे वाह बहना, बहन हो तो तेरे जैसी। ऐसा कहकर वो नीता के हाथ में से मिठाई ले लेता है और सारी मिठाई खा जाता है। फिर, धन्यवाद बहना, आज कितने महीनों के बाद कुछ अच्छा खाने को मिला है, वरना मुझे रोज रूखा सूखा खाकर अपना गुजारा करना पड़ता था। लेकिन भैया, आपने हमें क्यों कुछ बताया नहीं? क्योंकि मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहता था। अच्छा भैया, मैं अभी चलती हूँ, मैं बाद में तुम्हें मिलने आऊंगी। ठीक है बहना, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई थी, वो तुमने नहीं बताया। नहीं भैया, मैं तो सिर्फ तुम्हें मिलने आई थी। ऐसा कहकर नीता अपने भैया से बिना पैसे मांगे वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे दुखी होकर, हे गणेश जी, मैं हर रोज आपकी भक्ति करती हूँ, मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आप मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हो? मेरी मदद कीजिए प्रभु। फिर नीता अपने आंसू पोंछ के थोड़े आगे गई तो देखा एक बाल पंडित, छोटा सा 12-13 साल का मोटे पेट वाला बालक एक पेड़ के नीचे बैठे हुए जोरों से गणपति का जप कर रहा था। उस पेड़ की डाली पर बहुत सारे लाल धागे बंधे हुए थे। अरे, मैं जब यहाँ से गई थी तब यहाँ कोई नहीं था, ये बाल पंडित यहाँ कैसे आ गए? जैसे ही वो उनके पास जाती है, आओ माता, तुम बहुत परेशान लग रही हो। आपको कैसे पता चला बाल पंडित जी?
तुम्हारे चेहरे की मुद्रा साफ कर रही है कि तुम बहुत परेशान हो। नीता सारी बात बाल पंडित को बताती है। ये सुनकर माता, यहाँ से एक लाल धागा लो और इस पेड़ की डाली पर बांधो और तुम्हारी जो मुश्किलें हैं गणेश जी से सच्चे मन से प्रार्थना करो। गणेश जी तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये सुनकर नीता को जैसे नया जीवन मिल गया हो। उसने अपने पति की बीमारी दूर हो जाने और उनकी गरीबी दूर करने की गणेश जी को प्रार्थना करके पेड़ पर लाल धागा बांधा। फिर वो बाल पंडित का धन्यवाद करके खुशी खुशी अपने घर पहुंची। वो अपने पति को बाल पंडित की बातें बताने के लिए आतुर थी। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो वो आश्चर्य से दंग हो गई। उसने देखा तो अरे, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। ये कैसे हुआ? अभी शाम को एक छोटा सा बालक करीब 12-13 साल का हमारे घर आया और मुझसे खाने के लिए कुछ मांगने लगा। मैंने उसे वही खाना दे दिया जो तुम मेरे लिए छोड़कर गई थी। फिर उसने मेरी बीमारी के बारे में पूछा। जाते समय उसने मुझे कुछ पत्ते दिए और बोला कि बाबूजी आप ये खा लो, आप ठीक हो जाओगे। फिर क्या हुआ? जैसे ही मैंने वो पत्ते खाए मेरे शरीर में जैसे जान आ गई हो। मेरा सारा बुखार और कमजोरी दूर हो गई। ये जरूर हमारे पर गणेश जी ने कृपा की है। गणेश जी की कृपा? नीता ने सारी बात अमर को बताई। वो सुनकर तुम सच कह रही हो नीता। कल से ही मैं फिर से अपनी किराने की दुकान जाना शुरू कर दूंगा। दूसरे दिन से अमर दुकान जाने लगा तो पहले ही दिन से उसकी आमदनी दुगनी होने लगी। अब नीता के साथ अमर भी रोज गणेश जी की भक्ति करने लगा। देखते ही देखते नीता की गरीबी दूर हो गई। जब ये बात रीटा ने सुनी तो उसे रहा नहीं गया और उसने नीता को इस बारे में पूछा। आओ रीटा, कैसी हो तुम? ये तो बताओ, इतना अच्छा घर और ये सब, ये चमत्कार कैसे हुआ? नीता ने बाल पंडित वाली बात रीटा को बताई। ये सुनकर रीटा को लगा कि कहीं ये मुझसे अधिक धनवान ना हो जाए। अब नहीं, मैं कल ही वो बाल पंडित से मिलने जाऊंगी। अच्छा नीता, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर वो अपने घर गई और दूसरे दिन वो बाल पंडित को मिलने चली गई। रास्ते में उसे वो ही छोटा लड़का मिला और बोला, माता, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। चला जाए यहाँ से, मुझे देर हो रही है। वो लड़का मुंह फुला के वहाँ से चला जाता है। थोड़े दूर जाके रीटा देखती है तो बाल पंडित पेड़ के नीचे बैठा था। रीटा को देखकर, आओ माता, बोलो तुम जीवन में क्या अधिक चाहती हो? रीटा ये सुनकर आश्चर्य हो गई और बोली, आपको कैसे पता चला? तुम्हारे मुख की मुद्रा साफ दिखा रही है। इसमें से एक लाल धागा चुनो और इस पेड़ की डाली पर बांधो। आपकी जो भी मनोकामना है वो गणेश जी पूर्ण करेंगे। क्या ये चमत्कारी धागा है? नहीं माता, ये भाग्य का धागा है। ये तुम्हें तुम्हारा भाग्य देगा। लेकिन जो भी मांगो वो सोच के मांगना, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। रीटा ने बाल पंडित की बात सुनी। अनसुनी करके एक लाल धागा लिया और पेड़ की डाली पर बांधते हुए बोली, मेरी बहन नीता के भाग्य में जो हो उससे मुझे सब चीज दुगनी मिले। फिर वो मन में ही अपनी चतुराई पर गर्व करते हुए वहाँ से चली गई और सोचने लगी, अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे सब कुछ नीता से अधिक ही मिलेगा। अब वो कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकती। अब नीता के पति जो भी कमाता था, रीटा के पति को उससे दुगना मुनाफा होता था। एक दिन करण ने रीटा से कहा, आजकल तुम कुछ अधिक ही प्रसन्न दिख रही हो, क्या बात है? मुझे भी बताओ, मैं भी तुम्हारी प्रसन्नता में शामिल हूँ। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। फिर उसने नीता और बाल पंडित वाली सारी बात करण को बताई। ये सुनकर वो सोच में पड़ गया। उसको समझ नहीं आया कि रीटा ने जो किया वो ठीक था या नहीं, लेकिन रीटा का दिल रखने के लिए उसके झूठ मूठ की तारीफ करते हुए बोला, क्या बात है, भगवान ने अच्छी सूरत के साथ दिमाग भी दिया है। अपनी तारीफ सुनकर रीटा फूली न समा रही थी। इस तरफ नीता के पति की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी और काम काज भी बढ़ रहा था। वो देखकर एक दिन, सुनते हो, मैं सोच रही हूँ कि अब आपका काम बहुत बढ़ गया है, तो आपके काम में हाथ बटाने के लिए मैं चंदू भैया को बुला लूं। उनको भी थोड़ा पैसा मिल जाएगा और आप थोड़ा जल्दी घर आ सकेंगे। तुम ठीक कह रही हो, हम उनको हमारी दुकान के पास किराए का घर दिलवा देंगे। ठीक है, तो मैं कल ही भैया को चिट्ठी लिखकर यहाँ बुलवा लेती हूँ।
फिर नीता के भैया अमर के दुकान में काम पर लग जाते हैं और अमर को भी एक विश्वासी साथी मिलने से धंधे में काफी मुनाफा होता है। चंदू भैया को भी काम मिलने से बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन वो नीता को मिलने घर पे आते हैं। तब बहना, मैं तेरा जितना धन्यवाद करूं इतना कम है। तुमने मुझे काम दिलवाकर मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी की है, वरना मैं तो गरीबी की जिंदगी से तंग आकर मरने की सोच रहा था। खबरदार भैया, जो आज के बाद ऐसी बात की तो। मैंने एक दो बार रीटा से थोड़े पैसे मांगे थे, लेकिन उसने मेरी कभी कोई मदद नहीं की, उल्टा मुझे खरी खोटी सुनाने लगी थी। ऐसे वक्त में ही हमें पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। वो सब बातें छोड़ो और अब यहाँ मन लगा के काम करना। तुम्हारे जीजा जी तुम्हें अपना घर बनाने में मदद करेंगे। ठीक है बहना, अब मैं जाता हूँ। मुझे अब दुकान जाना है और बहुत सारा काम पड़ा है। फिर से तुम्हारा धन्यवाद। ऐसा कहकर चंदू वहाँ से चला जाता है। 2-3 महीने के बाद नीता को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, तो वो बहुत खुश हो जाती है। जब वो बात अमर और चंदू भैया को बताती है तो वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब दोनों नीता का बहुत ख्याल रखते हैं। थोड़े दिन बाद रीटा को भी पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, तो उसके घर में सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ये सुनकर भगवान करे हमारे यहाँ बेटा ही जन्मे। मेरी भी यही इच्छा है। इस तरफ, आपको बेटी पसंद है या बेटा? मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, चाहे बेटा हो या बेटी, वो स्वस्थ हो और तुम भी स्वस्थ रहो। अगर बेटी हुई तो भी मैं उसके उछेर में कोई कमी नहीं करूँगा। मैं भी यही सोच रही थी। थोड़े दिनों के बाद नीता एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। अमर और चंदू खुश होकर सभी को मिठाई बांटते हैं। चंदू रीटा को मिठाई देने उसके घर जाता है। तब बहन, ये लो मिठाई। अरे भैया, आप ये किस खुशी में मिठाई बांट रहे हैं? आपकी शादी तय हो गई। चंदू ने रीटा की बातों को मन पे लिए बिना बोला, खुशी की बात है बहन, नीता बहन के घर लक्ष्मी आई है। बेटी के जन्म की खुशी में बहन ने ये मिठाई भेजी है। बेचारी नीता, उसका भाग्य पहले से कम है। देखो ना, बेचारी के यहाँ बेटी जन्मी और फिर भी वो मिठाई बांट रही है। ठीक है भाई, लाओ, जैसे जिसके भाग्य। चंदू समझ गया कि रीटा उसको और उसकी बहन को ताने मारने का एक भी मौका नहीं गवाती है और हमेशा की तरह अपने पैसे का रोप जमाती है। चंदू रीटा को मिठाई देकर वहाँ से चला जाता है। थोड़े दिनों के बाद रीटा 2 लड़कियों को जन्म देती है। उसने 2 बेटियों को जन्म दिया है। ये सुनकर रीटा को तो बड़ा झटका लगता है और उसका पति करण भी उससे बहुत नाराज होता है। एक साथ 2 बेटियों का पालन पोषण करने का, और वो भी इस महंगाई के जमाने में। तुम तो बोल रही थी कि तुम्हें तो बेटा ही होगा, तो अब ये 2 बेटियां आ गई। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? और वो रीटा से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। उसके घर वाले भी उसको ताने मारने लगते हैं। उस तरफ नीता और उसके पति को बेटी के आने से जैसे घर की रौनक ही बदल गई हो। अमर का अब काम में मन ही नहीं लग रहा था। ये देखकर चंदू बोला, जीजा जी, आप ऐसा करो, थोड़े दिन घर पर ही रहो, मैं दुकान संभाल लूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको बुला लूंगा। इस बहाने आप बहना की थोड़ी मदद भी कर सकोगे और अपनी बेटी के साथ खेल भी सकोगे। तुम्हारा धन्यवाद चंदू भैया, अब मैं निश्चित होकर मेरी बेटी के साथ खेल सकूंगा। उधर रीटा के पति को उसकी दोनों बेटियां पसंद नहीं थी, तो वो पूरा दिन बाहर ही रहता था। रीटा अकेली दोनों बेटियों को संभाल नहीं सकती थी। जैसे तैसे करके वो अपने घर और बेटियों का काम करती थी और बहुत थक जाती थी। थोड़े दिन बाद एक दिन नीता और अमर अपनी बेटी को लेकर घूमने जा रहे थे। तब अचानक से एक पत्थर से पैर टकराने से नीता के पैर में बहुत चोट आती है। अमर उसको मुश्किल से घर लेकर जाता है और चंदू दवाई लेकर आने को बोलता है। नीता मुश्किल से खुद का काम कर सकती थी और उसको खड़ा होने पर बहुत दर्द होता था। डॉक्टर ने उसे 2 सप्ताह आराम करने के लिए कहा था। नीता, तुम थोड़े दिन कुछ काम मत करना, मैं और चंदू भैया सब संभाल लेंगे। क्यों चंदू? हाँ जीजा जी, आप सही कह रहे हैं। बहना, तुम बस आराम करो और ये छोटी गुड़िया को अपने पास रखो, बाकी हम सब संभाल लेंगे।
नीता के पैर में चोट लगने के कुछ दिन बाद एक दिन रीटा अपने घर में काम करते करते सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके दोनों पैरों में बहुत चोट लगती है। वो अब खड़ी भी नहीं हो सकती थी। तब करण वहाँ आकर, ये दो लड़कियां कम बोझ थी जो तुम ये दोनों पैरों पर चोट लगाकर बैठी हो। अब घर का काम कौन करेगा और ये दोनों को कौन संभालेगा? तुम्हें जो करना है करो, मैं ये दोनों को नहीं संभालूंगा। ये सुनकर रीटा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने भाई बहन को दिए हुए ताने याद करके पछताने लगती है। अब उसको वो बाल पंडित वाली बात याद आती है और वो सोचती है, उस बाल पंडित ने मुझे आगाह किया था कि जो भी मांगो वो सोच समझ कर मांगना। मैंने ये क्या गलती कर दी? अब मुझे पता चल गया। मैंने उसके भाग्य से दुगना मांगा था, लेकिन ये नहीं सोचा कि उसके भाग्य में जो बुरा होगा तो मेरा उससे दुगना बुरा होगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? फिर वो चिट्ठी लिखकर चंदू को बुलाने के लिए संदेश भेजती है। वो पढ़कर चंदू उसके घर जाता है। क्या बात है बहन, तुमने मुझे क्यों बुलाया? चंदू, मुझे माफ कर दो। पैसों के घमंड में मैंने तुम्हें और नीता को बहुत ही बुरा भला सुनाया है। भगवान ने आज मुझे मेरे किए की सजा दे दी है। मुझे तुम्हारी और नीता की मदद की आवश्यकता है। और ऐसा कहकर रीटा फूट फूट कर रोने लगती है। चंदू को रीटा की हालत देखकर उस पे तरस आता है और वो कहता है, बहन तुम चिंता ना करो, मैं और नीता बहन है ना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अभी मैं जाता हूँ, लेकिन शाम को मैं तुम्हें लेने आऊँगा। ऐसा कहकर चंदू नीता के घर जाता है और इसे सारी बात बता देता है। ये सुनकर नीता दुखी होकर कहती है, क्या हम रीटा और उसकी दोनों बेटियों को कुछ दिन के लिए हमारे घर ले आए? तो सोचो, मेरे तो एक ही पैर में चोट आई थी तो भी मेरी ये हालत हुई थी। उसकी तो दोनों पैर में चोट आई है, तो उसका हाल कितना बुरा होगा। जैसा तुम ठीक समझो। भले उसने हमें कभी मुसीबत में मदद ना की हो, हम ऐसा नहीं करेंगे। चंदू जाओ, तुम रीटा और उसकी दोनों बेटियां को यहाँ ले आओ। चंदू जाकर रीटा और उसकी दोनों बेटियों को कुछ दिनों के लिए नीता के घर लेकर आता है। आओ रीटा, इसे अपना ही घर समझो। कितनी प्यारी बेटियां हैं तुम्हारी, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही सुंदर हैं। नीता, मैं तुम सबका धन्यवाद करती हूँ कि इस बुरे समय में आप लोगों ने मेरा साथ दिया। थोड़े दिन बाद नीता और रीटा के पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फिर रीटा, नीता, अमर और चंदू का धन्यवाद करके उसके घर वापस जाती है। घर जाके रीटा सोचने लगी, नीता का पति कितना अच्छा है, वो उसे कितना प्यार करता है और उसका कितना ख्याल रखता है। काश करण भी अमर की तरह मेरा ख्याल रखता और मुझे प्यार करता होता। वो बाल पंडित ने सही कहा था, मैंने बिना सोचे समझे मांग लिया था। अब मैं कल वहाँ जाके सही वरदान मांगूंगी और मेरा जीवन नीता से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। दूसरे दिन रीटा सुबह घर का सारा काम निपटाकर अपनी दोनों बेटियों को सुलाकर बाल पंडित के पास जाती है। रास्ते में फिर से उसे वो बच्चा मिलता है। माता, मुझे कुछ खाने को दे दो। चला जाए यहाँ से, जब देखो आ जाता है मांगने के लिए। और वो मुंह बिगाड़ कर चली जाती है। बाल पंडित के पास पहुँचने पर, नहीं बाल पंडित जी, इस बार तो मैं सोच कर ही आई हूँ, मुझे लाल धागा दीजिए। आओ माता, इस बार सोच के मांगने आई हो ना, देखना सोच समझ के मांगना। माता, तुम्हारे भाग्य का धागा तुम खुद चुन लो। रीटा एक धागा लेकर पेड़ की डाली पर बांधती है और बोलती है, मेरा पति मुझे रीटा के पति से दुगना प्यार करे और उसे दुगना मेरा ख्याल रखे। फिर वो अपनी धुन में ही वहाँ से चली जाती है। बाल पंडित मुस्कुराते हुए बोलते हैं, सब कर्मों का खेल है। उस दिन जब रीटा घर जाती है तो देखती है करण जल्दी घर आ गया था। रीटा को देखकर, अरे तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन आप तो रात को देर से घर आते हैं, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज कितना अच्छा मौसम है, तुम्हारे हाथ की अदरक मसाले वाली चाय पीने का मन हुआ है। चलो आज साथ में बैठकर चाय पीते हैं। ये सुनकर रीटा को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो झटपट रसोई में जाकर अदरक मसाले वाली चाय बना के लेकर आई। दोनों अपने घर के आंगन में बैठकर चाय पीते पीते प्यार से बातें करते हैं। रीटा चाय पीते पीते सोचने लगती है, काश मैंने पहले ही ये मांग लिया होता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। अब तो करण पूरा दिन रीटा और उसके बच्चों के साथ ही बिताने लगा। उसे रीटा और उसकी दो बेटियों से इतना लगाव हो गया था कि अपने काम को तो जैसे भूल ही गया था। एक दिन, आपको काम पर गए कितने दिन हो गए? क्या आपको काम पे जाना नहीं है?
जाऊंगा। अभी कहाँ, थोड़े दिन तो हुए हैं। तुम लोगों के साथ होता हूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं आता। कितनी प्यारी बिटिया है हमारी, बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर है दोनों। थोड़े दिन तो रीटा को अमर का घर में रहना और उसका ख्याल रखना बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में उसे ख्याल आया कि अगर ऐसे ही उसका पति हर रोज घर पर बैठे रहेगा तो घर कैसे चलेगा और बेटियों को पढ़ाएगा और खिलाएगा कैसे। उसने थोड़े दिन के बाद फिर से करण को काम पर जाने के लिए कहा, लेकिन वो हर बार एक ही जवाब देता कि उसे घर पर ही सबके साथ रहने अच्छा लगता है। अब तो रीटा की हालत जैसे कुछ कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, ऐसा हो गई थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। अचानक उसे नीता का ख्याल आया। उसने करण से कहा, चलो आज हम नीता को मिलकर आते हैं। ठीक है, हम अपनी बिटिया को उनके घर लेकर चलते हैं और मैं भी उनकी छोटी को मिल लूंगा। फिर वो सब नीता के घर जाते हैं। उन्हें देखकर नीता, अमर और चंदू खुश हो जाते हैं। आप लोग आज सही मौके पर आए हैं। ऐसी क्या बात है जीजा जी? ये खुशखबरी मैं दूंगी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? हमारे प्यारे से चंदू भैया की शादी तय हो गई है। हमारे गांव की एक सुंदर सी लड़की हम देख कर आए हैं और उनको भी ये रिश्ता मंजूर है। चंदू भैया, रीटा और जीजा जी को मिठाई तो खिलाओ। ये लो मिठाई बहन और जीजा जी। अरे ये तो सच में खुशी की बात है, लेकिन शादी कब है? वो कल हम सब बाल पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवाने जाने वाले हैं, तो क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? रीटा ये सुनकर चौंक गई। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं भी कल इनके साथ जाकर बाल पंडित जी से आशीर्वाद ले आऊं। क्या सोचने लगी रीटा? हमारे साथ आओगी ना? जीजा जी थोड़े देर दोनों गुड़िया को संभाल लेंगे और हम तीनों भाई बहन शादी का मुहूर्त निकलवा कर आते हैं। ठीक है, मैं संभाल लूंगा अपनी बिटिया को। ऐसा कहने पर सब जोरों से हंसने लगते हैं। दूसरे दिन रीटा, नीता और चंदू बाल पंडित को मिलने जाते हैं। रीटा थोड़ी परेशान थी। उसे पता नहीं चल रहा था कि अब की बार वो ऐसा क्या मांगे कि उसको बार बार नई परेशानी ना हो। तभी रास्ते में वो छोटा बालक फिर से आकर कहता है, माताओं, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मुझे पता था तुम आओगे, इसलिए ये लो, आज मैं तुम्हारे लिए ये मिठाई का डब्बा ही लेकर आई हूँ। माता आप कितनी अच्छी है, काश सब आपकी तरह होते। और फिर वो खुश होते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग बाल पंडित जिस पेड़ के नीचे बैठते थे वहाँ जाते हैं। बाल पंडित जी प्रणाम। आओ माता, आज आप बड़ी प्रसन्न दिख रही हो। आप सही कह रहे हैं, मेरे भाई की शादी तय हुई है। आपसे हम अच्छा मुहूर्त निकलवाने के लिए आए हैं। कल्याण हो, भाई हो तो आपके जैसा। अगले महीने की 10वीं शादी के लिए श्रेष्ठ है। आओ भाई, आप भी इस पेड़ की डाली पर ये भाग्य का धागा बांधकर अपने लिए कुछ मांग लो। पंडित जी, मुझे आप आशीर्वाद दे दीजिए, और मेरा भाग्य तो मेरी बहन ने बदल दिया है, तो मेरे लिए वो ही मेरी माता और भाग्य दोनों हैं। बहुत अच्छे और सच्चे विचार हैं आपके। गणेश जी की कृपा तुम दोनों भाई बहन पर बनी रहेगी। दो नहीं पंडित जी, 3। ये भी हमारी बहन है, आप उसे भी आशीर्वाद दीजिए। माता, आपको भाग्य का धागा नहीं बांधना है। आप बहुत ही गहरी सोच में लगती हैं। अगर परेशानी है तो फिर से कुछ मांग लो। रीटा को लगा आज मैं बाल पंडित जी को सब बता के अपने मन का बोझ उतार देती हूँ। अब मैं ये सब और नहीं सह सकती। पंडित जी, मुझे आज कुछ नहीं मांगना है, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। बहुत अच्छा माता, लेकिन माफी मेरी नहीं, अपने भाई बहन की मांगी है। लेकिन हमारी माफी क्यों? हमें तो रीटा से अब कोई शिकायत नहीं है। पंडित जी ठीक कह रहे हैं रीटा, चंदू मुझे माफ कर दो। फिर रीटा ने सब बताया कि कैसे वो उससे अधिक भाग्य लेकर सुखी होना चाहती थी और मुसीबत में पड़ गई। पंडित जी मुझे माफ कर दीजिए, अब मुझे नीता या किसी और से ज्यादा भाग्य में कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरे भाग्य में जो है वो स्वीकार है। आज मुझे समझ आ गई है कि भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कभी कुछ मिलता नहीं है, लेकिन अपने अच्छे और सच्चे कर्म से ही आप अपना भाग्य बदल सकते हो, जैसे मेरे ये दोनों भाई बहनों ने अपना भाग्य बदला। बिल्कुल सच कहा माता आपने। आज तुमने अपने मन का मैल साफ कर दिया। गणेश जी तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण करे। ये लो पंडित जी, मैं आपके लिए कुछ मिठाई और फल लाई हूँ। और वो मिठाई का डिब्बा और फल वहाँ रखती है। तभी उसकी नजर वहाँ पड़े मिठाई के डब्बे पर पड़ी।
अरे ये डिब्बा तो मैंने वो छोटे बालक को दिया था, ये आपके पास कैसे आया? सब ईश्वर की लीला है। यहाँ जो आता है अपनी मर्जी से रख के जाते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन नीता को जैसे वो छोटा बालक और बाल पंडित में गणेश जी हैं छवि दिखाई दी और सोचने लगी, ये मेरे गणेश जी की ही कृपा है जिसने हम सबकी परेशानी दूर कर दी। रीटा और उसके परिवार में भी सब पहले की तरह ठीक हो गया। चंदू की भी शादी दोनों बहनों ने मिलकर धूमधाम से की। सभी लोग अपने जीवन में आई खुशियों को गणेश जी का आशीर्वाद समझते थे और सभी लोग मिलकर हर साल गणेश जी की हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना करते थे।